गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ भाई, आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, या ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले पुराने टॉपिक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, फील्ड के बारे में शुरू करेंगे। तब तक हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलिए भाई, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन ऐसा करूंगा कि उस पर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लूँगा। न्यूमेरिक वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी ले लो, मैं उस पर डेरिवेशन करूंगा, आप डेरिवेशन देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला कि 3 charges of Q1, Q2, Q3 respectively are placed at the corner of an equilateral triangle. Find the force at one corner due to others। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी न्यूमेरिक वैल्यू देगा वैसा आप क्वेश्चन में कर सकते हो ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए, ये जनरल क्वेश्चन है, अक्सर कुछ पूछा जाता है, अक्सर आपको हर बुक में लगभग मिल जाएगा। क्या होता है कि सपोज करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है। इन सब पे चार्ज का अमाउंट यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, ठीक है। Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं जो कि प्लेस्ड है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी एक कॉर्नर पे। ठीक है भाई, तो हम लोग निकालते हैं किन्हीं एक पार्टिकल पे बाकी अदर्स से। मैं मान ले रहा हूं मुझे बी पॉइंट पे निकालना है इन सब की वजह से, या आप ऐसा है इसी पे निकाल लो, छोड़ो, ए पे निकालो बी और सी से। तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अगर सेम चार्ज है, मैं अगर सेम चार्ज ले रहा हूं, सेम चार्ज होगा, याद रखना, अगर सेम चार्ज होगा तो ये इस पे क्या करेगा, इस तरफ को फोर्स लगाएगा। मैं यहाँ सेम चार्ज लेकर के ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये मान लो आपका Q1 है, ये क्या कर रहा है, इस तरफ को फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है, F12, ठीक है। F12 का मतलब कि फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली ये यहां पे क्या करेगा, इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, F13, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन कि अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट।
तो अभी हमने देखा कि ये हमारे पास चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं सबका लेंथ ले रहा हूं L, ठीक। ये एंगल जो है इसका एंगल 60, चूंकि सबका एंगल 60 ही होगा। हाँ, तो अब देखिए अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या कितना होगा, ये भी 60 ही होगा, ठीक, अपोजिट एंगल। तो अब देखिए आपके पास यहां पे दो अमाउंट आया, एक फोर्स F12 और एक फोर्स F13, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो रिजल्टेंट, ठीक। कैसे निकालोगे, आपके पास जो 11th पढ़े थे फार्मूला वो तो है ही है। फार्मूला क्या था कि किन्हीं दो फोर्सेस के या किन्हीं दो वेक्टर्स का सम, फार्मूला आपके पास है, क्या था फार्मूला कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ये रिजल्टेंट होता था, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहां एक वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इन दोनों का रिजल्टेंट थीटा क्या है 60, तो पुट कर दो भाई। तो क्या हो जाएगा कि मान लो रिजल्टेंट आपका क्या है F फोर्स है, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ A मतलब कि F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है भाई। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस F12 इंटू F13, ठीक, ये हो जाएगा इतना न्यूटन। अब एक चीज हम लोग समझते हैं भाई, अगर हमारे पास जो ये फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम कैसे होगा, Q1 Q2 Q3 अगर सेम हो, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इफ केस नंबर 1 if Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q, अगर तीनों चार्ज सेम हैं तो आपको पता है जो फोर्स का अमाउंट है ये तीनों क्या होंगे, सेम लगेंगे। तो यहां पे मैं इसको FR कर दे रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स। तो F12 इक्वल्स टू F13 इक्वल्स टू, मैं इसको मान ले रहा हूं ये F है, तो अगर ये F आएगा तो आपको पता है ये F स्क्वायर और ये भी F मिलके F स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, ठीक, यहाँ ये क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा FR, और F स्क्वायर को मैं बाहर करूंगा तो क्या आ जाएगा √3 इंटू F, इतना न्यूटन। अब F की वैल्यू आपके पास पता है भाई क्या हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, सिंस F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन K टाइम्स ऑफ L स्क्वायर, ठीक। ये आप पुट करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक भाई। देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन का टाइप। चलिए भाई अब चलते हैं, ये तो हुआ ट्रायंगल पे क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल पे, मतलब कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या अदर स्ट्रक्चर है, उस टाइप के अगर मेरे पास क्वेश्चन बन रहे हैं
तो हम उसको कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, मैं भी इसको इस पे भी मैं जनरल थ्योरी लगा रहा हूँ। आप चार्ज की वैल्यू, चार्ज की पोलैरिटी चेंज करके अपने अनुसार अलग अलग उसको क्वेश्चन बना सकते हो। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो लिखते हैं क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन क्या बनेगा, 4 चार्जेस placed at the corner of an equilateral triangle of side L। ठीक है, फाइंड द फोर्स एट वन कॉर्नर ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 4 चार्ज है, चार्ज का अमाउंट पहले मैं Q1 Q2 करके ले रहा हूँ, फिर अलग केस करके आप उसको Q1 को चाहे अलग सेम ले सकते हो या उसको चेंज भी करा सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4 चार्जेस, 4 चार्जेस हैं जो कि प्लेस्ड हैं कॉर्नर पे ऑफ एन, ओह सॉरी यार, यहाँ पे आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल मत लिखो, यहाँ पे ऑफ स्क्वायर ऐसा लिख लो, स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर ऑफ साइड L। ठीक, ऐसा 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L, फाइंड द फोर्स एट वन कॉर्नर ड्यू टू अदर चार्जेस। तो आप इसको कैसे करोगे, चलो देखते हैं। सपोज करो ये आपका एक स्क्वायर है, लेंथ L है जो कि स्क्वायर है। अगर एक साइड पे दिया गया तो आपको बताया भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी साइड्स इज इक्वल, और यू मे से दैट ईच पैरेलल साइड आर इक्वल। अगर ये L है, ये भी L, ये भी L, ये भी L हो जाएगा। ये मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ठीक, अब देखिए इस पे चार्ज का अमाउंट मैं ले रहा हूं Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है भाई, मुझे A पे चाहिए, चलो मैं A पे ही नहीं, किसी एक पे चाहिए, एक से निकालो। 2, 3, 4 के कारण मुझे Q1 पे चाहिए। कैसे निकालोगे भाई, क्या होगा कि ये क्या कर, अगर मैं सेम चार्ज लिया हूं तो ये क्या कराएगा, इस पे इस तरफ को लेके जाना चाहेगा। ये मान लो ये F1 2, ये क्या कराएगा, इस तरफ को लेके जाना चाहेगा F1 4, ये क्या कराएगा भाई, इस पे इस तरफ को लेके जाना चाहेगा F1 3। ठीक, अब देखो आपके पास 3 चार्जेस मिल गए, 3 फोर्सेस मिल गए, 1 2 3 ना। अब इन तीनों का वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन आप ले लो, आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स भाई, फोर्स का अमाउंट क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ देखो ये L है, ये L है, तो ये क्या हो जाएगा √2L। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आई थिंक आप लोग 12th में हो तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये L है, ये L है, तो ये पाइथागोरस के थ्रू ये क्या आ जाएगा √2L। क्लियर, तो
इसको देखो, अब इन दोनों का सम और इसका सम वो हम निकाल लेते हैं। एक तो पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का सम जो निकालो वो इसके साथ ऐड कर दो, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, या फिर इन तीनों का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लो। ठीक, रिजल्टेंट क्या करना, आप जो मैं बताया था, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका अगर आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे, चलो एक्स कंपोनेंट और समझते हैं। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, ये अगर आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानोगे तो ये क्या है आपका 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये माइनस, इसमें क्या लिखोगे आप, F12 इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक, कॉस 180 डिग्री क्यों, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर है और ये फोर्स लगा रहा है कहाँ, इस तरफ लगा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना बना, ये 180 डिग्री, ये यहाँ से ये पूरा 180 डिग्री बनाया। ठीक, जब ये पूरा 180 डिग्री बनाएगा तो ये कॉस का एक्स आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या आता है कॉस, तो F12 कॉस 180 डिग्री। सिमिलरली इसका आप देखो जरा, ये एंगल भाई जाहिर सी बात है ये आपका 45 ही बनाएगा। ठीक, चूंकि सारे 90 डिग्री हैं और ये भी देखो ये 90 है, ये दोनों क्या है, ये 45 ये 45, अगर ये 45 ये भी 45, ये 45 ये भी 45। ठीक, तो इसका x कंपोनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, या यूं बोलो, ऐसा करो ऐसे, cos 180 प्लस 45 मतलब cos 225 हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा F13 cos 225, और इसका तो भाई x का कोई cos के साथ ये क्या बना रहा है -90, क्लॉकवाइज जाओगे तो या 270 ऐसा समझ लो। F14 cos 270, और आपको पता है कि cos 90 का मल्टीपल क्या देगा, ये 0 देगा, तो ये टर्म वैसे भी आपका 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या देगा, ये माइनस cos 180 क्या होता है -1, तो माइनस F12, ये क्या होता है 225, कितना डिग्री बनाएगा ये माइनस cos 45 मतलब कि -1/√2 ये बनाएगा। तो ये माइनस F13 अपॉन √2, और ये तो 0 बनाएगा एज इट इज, आपको पता ही है। तो ये बना आपका x कंपोनेंट। अब देखो एक बात, पहले तो ये समझो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये वैल्यूज पता नहीं होती हैं, तो ये भाई आप ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक फिजिक्स जो 11th में पढ़े हो, शुरू वाला फिजिक्स, उसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको फाइंड कर लोगे। फिलहाल आप 12th में हो और आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको सीखो। तो ये हुआ x कंपोनेंट। सिमिलरली आप y कंपोनेंट निकालोगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। y कंपोनेंट के लिए सिंपल आप क्या करोगे, जहां जहां cos है वहां sin हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो cos ये sin 180 डिग्री प्लस F13 sin 225 और प्लस F14 sin 270। चलो भाई, sin 180 sin 0 या sin पाई का मल्टीपल क्या देता है, 0 देता है हमेशा, आपको पता होना चाहिए। तो ये टर्म तो 0 हुआ। अब sin 225 क्या देगा भाई, ये आपका देगा, ये लाई कहाँ कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, tan पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है, तो क्या देगा ये -1/√2। ठीक है, ये देगा आपका माइनस वेक्टर F13 अपॉन √2, और sin 270 कितना देगा ये देगा आपका -1, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा, F14, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये आपका आया y कंपोनेंट। अब दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा भाई, Fr अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, आप x का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, y का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, आपको रिजल्ट मिलेगा ना। चलिए अच्छी बात है, निकाल लेना, बाकी तो माइनस
ठीक है भाई, ये आपका आया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब आपको एंगल निकालना रहेगा, तो एंगल के लिए क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ये अभी आपको लिखना रहेगा। ठीक है भाई, ये आपका इतना न्यूटन हुआ और ये आपका एंगल बनाया। ठीक है, रिजल्टेंट। अब ये तो हुआ जनरल डेरिवेशन भाई। एक सेकेंड, अब इसको वेरी कैसे कैसे कराओगे। आप क्या करोगे, यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4 की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे। जो वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका रिजल्ट बदलता जाएगा, एंगल बदलता जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर चार्ज की पोलैरिटी आप चेंज कर रहे हो तो आपको पता है भाई कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल आउट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मान लिया अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये फोर्स इधर नहीं आता, तो ये फोर्स कहाँ लगता है, इसके 180 डिग्री अपोजिट, तो ये ऊपर की तरफ लगता। ये अगर नेगेटिव होता तो ये क्या होता, इस ये इधर नहीं रहता, ये इधर लगता। ये नेगेटिव होता तो ये इधर, ये कहाँ लगता, ये इधर नहीं, ये इस तरफ लगता। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो ना। तो होने को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको जो भी डाउट हुआ करे आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना करके दे दिया करूँगा, या जो भी जैसा भी होगा आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करूँगा। ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ को, और अगला टॉपिक हमारा है, देखो बेसिक जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आना चाहिए। जैसे आप 10th में जो पढ़े हो 90 डिग्री तक का जो साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस थे वो सब आप 90 डिग्री तक पढ़े थे। आपको पूरा 360 तक आना चाहिए कि आप हायर क्लास में जा रहे हो। 12th जो है ये करियर का बेस बनाता है आपके, तो भाई करियर का बेस ऐसे ही कैसे बनेगा, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग चलते हैं अब आगे की तरफ। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को, और आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी तक तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं फील्ड के बारे में। ठीक है, तो फील्ड के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्वेश्चन अक्सर बनता है इस पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले समझते हैं कि फील्ड होता क्या चीज है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपकी कुछ राय जो भी होगी, मेरी जो राय है मैं उसे बता रहा हूं। फील्ड का मतलब होता है वो रीजन, क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, कोई एक ऐसा रीजन जहां पे कोई दूसरा डिस्चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, वो क्या होगा हमारा फील्ड ना। जैसे आप लोग 11th में पढ़े थे ग्रेविटी, याद होगा कि 11th में ग्रेविटी पढ़े थे। ग्रेविटी क्या बताता है भाई, ये बेसिकली क्या था, एक इंटेंसिटी था। इंटेंसिटी मतलब कि आपको किसी अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट पे ग्रेविटी फाइंड करना होता था। तो बेसिकली आप क्या करते थे, दोनों के बीच में फोर्स निकालते थे
और जिस भी ऑब्जेक्ट पे इंटेंसिटी फाइंड करना हो उसके मास से डिवाइड कर देते थे। बट अब यहाँ पे क्या है, हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, फील्ड की स्टडी कर रहे हैं। तो भाई जब फील्ड की स्टडी करेंगे, जैसे वहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी थी, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी है, आप क्या करो, जिस भी पॉइंट पे आपको चार्ज फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस भी पॉइंट चाहिए, आप क्या करो कि जिसके कारण चाहिए उससे वहां पे निकाल लो फोर्स का अमाउंट, ठीक। और फोर्स का अमाउंट निकालने के बाद आप क्या करो कि, ठीक है भाई, फोर्स का अमाउंट निकालने के बाद आप उस टेस्ट चार्ज को उससे डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा क्या, इंटेंसिटी। ठीक है, इतना समझ में आता है। चलो देखते हैं करके। सपोज करो कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसपे चार्ज का अमाउंट है कैपिटल क्यू, दिख रहा है, कैपिटल क्यू चार्ज है इस पे। अब क्या करना है, इसकी वजह से भाई इस पे तो फील्ड, जाहिर सी बात है भाई, आपको एक बात और जानना चाहिए, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसकी फील्ड की प्रॉपर्टी। तो फील्ड जो होता है इस सरफेस पे तो फील्ड मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगी ये क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर के रेट से घटता चला जाएगा, 1/r² के टर्म से ये घटता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप r को इनफाइनाइट करोगे तभी ये फील्ड की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज इनफाइनाइट से पहले तक अगर कितने भी दूरी चले जाओ फील्ड कुछ न कुछ एग्जिस्ट करता है। ये बात अलग है कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, लेकिन एग्जिस्ट करेगा जरूर। ठीक है भाई, तो चलते हैं। सपोज करो इसका, ये हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चूंकि यहाँ पे तो फील्ड मैक्सिमम है, हम यहाँ से और यहाँ पे मान ले रहा हूँ मैं क्या है, ये मान लो कि इन्फिनिटी पॉइंट है। हालांकि हम इन्फिनिटी को भाई शो नहीं कर सकते कि ये पॉइंट इन्फिनिटी है, अगर वो पॉइंट इन्फिनिटी होता तो मैं उसको हम मेजर नहीं कर पाता। बस हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लिए कि वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब वो इन्फिनिटी है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी क्या होगी, क्योंकि फोर्स इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो फोर्स अपॉन चार्ज फील्ड हुआ, तो फील्ड क्या बनाएगा वहां पे 0, तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E की वैल्यू मैक्सिमम इसका सरफेस पे। ठीक है, तो अब हम अगर यहां से चलते हैं, मान लो इस Q चार्ज से कि इसके इस चार्ज से मैं मान ले रहा हूं कि R डिस्टेंस पे, ये हमारे पास R डिस्टेंस है, यहां पे हमने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज। देखो एक बात अगर मैं बोलूं कि टेस्ट चार्ज, तो याद रखना कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, बुक में भी, अदर बुक में भी गिवन है कि टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ही लोगी। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ही टेस्ट चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज को नहीं लोगे, ध्यान रखना चाहिए ना। तो यहां पे भाई अब इसकी वजह से यहां पे फोर्स क्या होगा, तो फोर्स तो हो जाएगा K मीन्स 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², ये फोर्स होता है ना। और मुझे क्या चाहिए, फील्ड, और फील्ड क्या था भाई, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाए, फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q अपॉन r², K मीन्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन r²। ध्यान दो भाई, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और भी कुछ हो सकता है क्या, चलो और क्या होगा,
वो हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम लिखेंगे। अभी फिलहाल इसको हम न्यूटन पर कूलॉम। चलो भाई, ये इतना समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं कुछ और आगे की चीज़ों को। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिफाइन करना रहेगा तो किस तरीके से करेंगे? देखो, ये जो फोर्स थे ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये भी, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी है ये भी क्या होगा आपका, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसका डिफिनेशन कैसे होगा। चलो डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक, कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज द, या ऐसे लो, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देख लो, इट इज द ratio of force experience by per unit positive test charge। ठीक है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है? इट इज denoted by वेक्टर E। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि E इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर F। इट मीन्स आप देखो यहाँ पे लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 कर दो, वेक्टर F अपॉन Q0 ऐसा करके लिख सकते हो। यूनिट क्या होगा भाई? न्यूटन पर कूलॉम। एक चीज और, इसका डायमेंशन ही पूछता है भाई। डायमेंशन कैसे निकालोगे आप लोग? डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा, जो फोर्स होता है फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2। 11th में पढ़ चुके हो आप। कूलॉम को क्या होता है? कूलॉम इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू IT। आई क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जो फंडामेंटल होती है तो इसकी इसका यूनिट क्या होगा? A। टाइम का T आपको पता ही है। तो यहाँ पे इसका यूनिट लिखना चाहोगे, डायमेंशन लिखना चाहोगे, डायमेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन का क्या होता है भाई? MLT माइनस 2 अपॉन कूलॉम का क्या हो जाएगा? A इंटू टी। ठीक है, तो A इंटू टी। अब ये T जाएगा ऊपर, तो T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ऊपर -2 है, ये क्या हो जाएगा मिलके -3। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ML पावर 1 T पावर -3 A1। ध्यान दो, ये -3 है। ठीक है, सॉरी यहाँ A की पावर भी -1 हो जाएगा। तो ML T -3 A-1 ये होगा इसका यूनिट डायमेंशन। यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलॉम। एक यूनिट और है, वो हम लोग जब वोल्टेज पढ़ेंगे पोटेंशियल, ठीक है, तब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए फिलहाल अभी ये सब आप उसको नोट कर लो अपने नोटबुक में, और फिर इसके बाद चलते हैं कुछ आगे ना। अच्छा, इस पे बेस्ड कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें क्या? एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट करो तब तक। चलो भाई, कर लिए आप लोग। अब एक तो इससे जनरल क्वेश्चन करते हैं ना। जनरल क्वेश्चन क्या है कि एक जनरल क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो। जनरल क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो एक ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप है। आप ड्रॉप को क्या कर रहे हो? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हैंग कराए हो ना।
तो वो हैंग कराने के लिए हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम मास का सपोज करो एक ड्रॉप है, उसको मैं किसी फील्ड में हैंग कराया हूँ, रेस्ट में कराया हूँ, स्टेशनरी है वो फील्ड में, तो उसके लिए मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन लिखो जरा समझते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड so that a drop of water of mass m is hang and having a charge Q on it। ठीक है भाई, समझ लो इसको। एक इलेक्ट्रिक एक ड्रॉप पार्टिकल है, सपोज करो कि आपने ऐसा वर्टिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने पे इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। अभी इस पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मास है जिसका m, ठीक है भाई। सपोज करो कि इसका मास है m और इसी को हैंग कराना है। इस पे चार्ज का अमाउंट दिया गया है q। क्या करोगे आप भाई, ये आप सोचो जरा, मान लो कि ये आपका कौन साइड होना चाहिए, पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भैया जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को टेंड होती हैं। ये अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होना, अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। अब सोचो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, मैं मान ले रहा हूँ कि इस पे चार्ज का अमाउंट Q है, प्लस Q, तभी तो ये हैंग करेगा। अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, ये तो इसको रिपेल आउट करेगा और यहाँ पे आकर के ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेचर आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि इसको हैंग कराने के लिए हमें नेचर क्या, हमारे पास फील्ड ऐसा है और फील्ड इस पे यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप पार्टिकल है ऑफ मास m, तो यहाँ पे इसका नेचर मुझे निकालना है। तो नेचर क्या बताओगे आप, नेचर इसका कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इसको हैंग कराना है तो क्या कराओगे भैया, इसको क्या होगा, होना चाहिए इसको, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए उस पर हम लोग बात करते हैं ना, क्योंकि इसका जो मास है, थोड़ा सा इसका यूज करता हूं, इसका जो मास है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस पे वेट होगा इसका mg, वो कहां की तरफ को, नीचे की तरफ को अट्रैक्ट होगा, ठीक। और इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ को अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? तो mg नीचे और f ऊपर, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्स, सॉरी यहाँ थर्ड लॉ नहीं लगाओगे, यहाँ पे सेकंड लॉ लगा के इसको बैलेंस कराओ। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि इस पे नेट फोर्स कस टू m इंटू ए। यहाँ ए, चूंकि ए क्या है, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वो बोला है रेस्ट में। तो यहाँ पे जो F माइनस नेट फोर्स क्या है, F माइनस mg। अगर आप ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस mg इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसको रेस्ट में कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू mg। और F की वैल्यू क्या है भैया, इस पे ये चार्ज Q है, स्मॉल q, यहाँ पे भाई कैपिटल Q चार्ज होगा। तो इसकी अगर मान लो ये इंटेंसिटी E दिया हुआ है, तो E या E हमें निकालना है, तो इसकी वजह से यहाँ पे Q की वैल्यू जो है
की वैल्यू कितनी जाएगी, ई हमारे पास हो जाएगा, लिखोगे आप कि ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, और एफ क्या है, एम जी, तो उठा करके यहाँ रखो एम जी अपॉन क्यू, तो वेक्टर ई इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू, इतना क्या जाएगा, ये न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दो इसके जो है यूनिट होते हैं। हालांकि ये भी हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है आप लोग लिख लीजिए, वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, तो ई इक्वल टू एम जी बाई क्यू होगा। ठीक है, समझ में आया, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, हाँ चलो इसको नोट कर लो भाई आप लोग। ठीक है भाई, ये नोट हो गया, चलो अच्छी बात है। अच्छा, इसी के कंटिन्यूएशन पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या करोगे आप, क्वेश्चन पूछ सकता है बना के, क्या पूछेगा कि वो अगर बोल दे कि स्पेस में कितना इलेक्ट्रॉन, मान लो इस पे चार्ज था, ये आ रहा था नीचे, ठीक है, कोई भी चार्ज है ये नीचे आ रहा है, तो मैं इस पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं, ट्रांसफर करने का मतलब हुआ कि मैं इसको कितना इलेक्ट्रॉन दूं या कितना इलेक्ट्रॉन निकालूं, दूंगा तो नेगेटिव, लूंगा तो पॉजिटिव। अगर ये भाई इसको, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो इसको ये नीचे आ रहा है, कम पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ज़्यादा पॉजिटिव करना रहेगा, तभी तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल आउट करके बैलेंस कराएगा। तो मैं इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालूं जिससे क्या हो, ई दिया हुआ है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में ई दिया रहेगा, और तो आपसे पूछेगा कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन मैं निकालूं जिससे कि ये रेस्ट में हो जाए, तो क्या करोगे सोचो। उसके लिए क्या करना रहेगा कि आप क्या करोगे, इस चार्ज पे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाओगे। हम लोग बात किए थे कि पहले जो क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़े थे कि आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाओगे। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाने पे क्या, क्योंकि ई आपको दिया रहेगा उस केस में, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या करोगे, आप सिर्फ एन इंटू ई प्लेस करो, लिखो इसके आगे, इतना लिख लिए हो, इसके आगे लिखो, क्या लिखोगे, इफ we find the number of electron transfer from drop so that they hang, ठीक है, ताकि वो हैंग किया रहे। इसके लिए आप क्या करोगे भाई, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, और अप्लाई क्या करोगे, देयरफॉर Q इक्वल्स टू N इनटू E, देयरफॉर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन Q, को आप यहाँ रखोगे mg अपॉन N इनटू E, तो यहाँ से N आप निकालोगे, इसको और इसको लेकर के हो जाएगा mg अपॉन E इंटू स्मॉल ई, कितना क्या दे देगा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। यहाँ पे E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, M आपका मास है, G आपका ग्रेविटी है, और E क्या है, स्मॉल ई, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। यहाँ से N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आप कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे। ठीक है, देख लो इन सब पे, ये सब जितना करा रहा हूँ सब पे आप न्यूमेरिक वैल्यू पुट करोगे, अलग अलग क्वेश्चन बनाते जाओ, इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कितना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। चलो भाई, ठीक है, ये सब कर लिया। अब इसे करने के बाद एक आध टाइप और देखते हैं, जैसे कि हम लोग पेंडुलम वाला देखते थे, अभी लास्ट टाइम हम लोग फोर्स पे क्वेश्चन किए थे पेंडुलम वाले पे, तो यहाँ पे भी उस टाइप के कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये सब कुछ जो भी है भाई, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
क्या है, मान लो कि आपके पास एक कुछ सिस्टम, एक पेंडुलम है, मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस से ये हैंग कर रहा है, ऐसे कोई भी मेटल बॉडी है, ये हैंग कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फील्ड लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाओ चाहे इस डायरेक्शन में लगाओ, कहीं भी लगा दो आप, किसी एक डायरेक्शन में आप फील्ड लगाओ, और ये देखो कि ये जो नीचे बॉब था, मास इसका m था, चार्ज दिया गया था इस पे q, ये कितने एंगल पे जाके टिल्ट होगा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। और दूसरा देखना है कि इस पे जो हैंग कर रहा है ये टेंशन थ्रेड के साथ, इस थ्रेड में टेंशन का अमाउंट क्या है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड द एंगल एंड टेंशन इन द string of a bob which is hanged with a point, the bob have mass m and charge q on it। ठीक है, जितना भी डेरिवेशन करा रहा हूँ या जितना भी न्यूमेरिकल का मैं जनरल बता रहा हूँ, ये सब पे आप अलग अलग मास और चार्ज को पुट करोगे, आपको अलग अलग न्यूमेरिकल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक एक पे कई न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो। ठीक है, देखो भाई, मान लो कि ये आपके पास आपका सीलिंग है, इनिशियल कंडीशन क्या था कि मास m था, इस पे मान लो टेंशन T है, ये क्या किया गया mg, ये नीचे लग रहा है, पता है टेंशन T इसको, अगर ये कुछ रेस्ट में T इसको mg होगा और कुछ नहीं। अब क्या कर रहे हो आप, पिक्चर में क्या कर रहे हो, एक यहाँ पे फील्ड ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ ऐसे लगाए हो। जब ये इस तरफ लगाओ तो ये क्या होगा भाई, ये इस तरफ टिल्ट होगा या इस तरफ टिल्ट होगा, अकॉर्डिंगली देयर चार्ज, आप इस पे चार्ज जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, या तो ये अगर भाई ये क्या है, अगर ये आपके पास नेगेटिव है तो ये क्या कराएगा, ये क्या करेगा, इधर जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो ये इधर आएगा। ठीक है, नहीं पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा, नेगेटिव है तो इधर आएगा, जो भी है ना, तो अल्टीमेटली इस पोजीशन पे तो नहीं रहेगा। तो ये क्या कराएगा, सपोज करो ये आपका किसी एंगल जा करके ये बॉब ऐसे लटका और इस वर्टिकल के साथ एंगल बनाने लगा थीटा। ठीक है, आपको यही थीटा और इसमें लगने वाला टेंशन टी, ये आपको निकालना है। ठीक, तो इसे निकालने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम का केस पे है, तो क्या करोगे आप इक्विलिब्रियम के केस पे, भाई एक वर्टिकल ले लोगे यहाँ पे ऐसे, मास, भाई मास जो वेट है, वेट क्या करता है, वेट हमेशा धरती के सेंटर की तरफ को लगता है। ये मतलब आप ये अगर एंगल बनाया ऐसा नहीं मैं वेट को इधर भगाऊंगा, वेट को भी इधर ही नीचे ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा mg नीचे लगेगा हमेशा। ये एंगल बनाएगा तो ये थीटा है, ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। अगर ये t है, मान लो ये t है आपका, ठीक है, सॉरी ये t है तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा। ठीक, अब चूंकि E इस तरफ है तो डायरेक्ट बात है, इस पे इस तरफ कोई फोर्स लगाया गई, फोर्स का अमाउंट क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन E, तो F क्या हो जाएगा F अपॉन Q, तो F क्या हो जाएगा Q इनटू E। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर एक ये क्या करेगा, ये जो T है T का साइन थीटा ये लगाएगा। क्यों भाई, ये T है, T ऐसे लग रहा है, थीटा ये लग रहा है,
तो टी का बेस लोगे तो टी कॉस थीटा, और टी का वर्टिकल लोगे तो ये टी साइन थीटा। अब ये टी कॉस थीटा आपका एम जी से बैलेंस करा दो, टी साइन थीटा आपका क्यू इंटू ई से बैलेंस करा दो भाई। देखो क्या आता है, यहाँ से आपको मिलेगा कहीं, यहाँ कराओ टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या कराओगे आप, पहले टी आपको निकालना है, थीटा निकालना है। आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे, आपको टेंशन मिल जाएगा। करो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टी साइन थीटा का होल स्क्वायर करो प्लस टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। यहाँ से इस टी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो बेसिक मैथ है, ये सब आपको आना चाहिए फटाफट। ये एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, कितना, एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर, ये क्या करोगे आप, यहाँ रूट ओवर ले लोगे तो ये क्या दे देगा आपको, टेंशन इन न्यूटन। टेंशन मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थीटा निकालना है, तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर दो। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। ये क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। ये क्या जाएगा, इतना अपॉन इतना, टी टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस क्या मिल जाएगा, tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एम जी। दिख रहा है ना भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। यहाँ थीटा निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ये एंगल हो जाएगा डिग्री या रेडियन, जो भी आपको बोलेगा वो दे देना। तो अच्छा, डिग्री रेडियन कन्वर्जन आता है नहीं आप लोगों को? नहीं आता तो 11th की बुक से सीखना, अदरवाइज मुझे कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा ना कन्वर्जन कैसे होता है। तो ये सब कुछ आप लोग करो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फील्ड पे, या फिर बोलो तो और कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ये भी जनरल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये सब जनरल क्वेश्चन। चलो भाई, तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि आज इतना कर लेते हैं, और इसके बाद देखो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आगे का वीडियो बनाने के लिए। तो आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, ओके। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करो अपने मोबाइल में, अपने फैमिली के अदर मेंबर के मोबाइल में भी इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेम को आए। तो बच्चों मैं रख रहा हूँ अब, थैंक यू।